रबी की जो फसल है वो इस वक्त अपने खेतों में लहलहा रही है। बात हम गेहूं की करें या फिर सरसों की या फिर आलू की। ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि किसानों के सामने ऐसी समस्याएं सामने आती हैं कि उनको समझ नहीं आता है कि क्या करें। जैसा कि इस समय हमारा मौसम साथ दे रहा है किसान भाइयों, इस समय गेहूं में टिलरिंग की स्थिति चल रही है और ठंड जो लग रही है गेहूं को, वो हमारे लिए एक वरदान का काम कर रही है। नमस्ते, आप देख रहे हैं बातें खेती की और मैं हूं याशु गांधी। मेरे पास के नज़ारे को देखकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि मैं बैठी हुई हूं गेहूं के खेतों में और मेरे हाथ में है गेहूं की ये पत्तियां। रबी की जो फसल है वो इस वक्त अपने खेतों में लहलहा रही है। बात हम गेहूं की करें या फिर सरसों की या फिर आलू की। ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि किसानों के सामने ऐसी समस्याएं सामने आती हैं कि उनको समझ नहीं आता है कि क्या करें, या फिर बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव होते हैं जो होते विशेषज्ञों की तरफ से हैं पर उनके काम के होते हैं। बस आपकी इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए आज हमारे साथ इस खेत में मौजूद हैं सस्य वैज्ञानिक डॉक्टर विवेक राज। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, गेहूं की ये चरण होता है, ये जो स्थिति होती है, इसमें किन बातों का ध्यान किसी किसान को रखना चाहिए? आम तौर पर क्या चीज़ें, क्या बिंदु होते हैं जो छूट जाते हैं और आखिर में जो मुनाफा है वो कम हो जाता है? देखिए, इस समय गेहूं हमारे लगभग 55-60 दिन की अवस्था में पहुंच चुका है। जो गेहूं हम लोग समय से लगाते हैं, उस गेहूं में जैसा कि इस समय हमारा मौसम साथ दे रहा है किसान भाइयों, इस समय गेहूं में टिलरिंग की स्थिति चल रही है और ठंड जो लग रही है गेहूं को, वो हमारे लिए एक वरदान का काम कर रही है। अब उसके साथ कुछ चरणबद्ध चीज़ें आपको भी करनी है जो आपके इस वरदान को आपकी पैदावार में और अधिक परिवर्तित करेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। जैसे कि मैं पहले आपको कहना चाहूँगा, इस समय हमें मुख्यतः उर्वरक प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उर्वरक प्रबंधन क्या होता है? उर्वरक जो पौधों का पोषण है उसका प्रबंधन। हालांकि हम लोग वैज्ञानिक लोग आपको संस्तुत करते हैं जगह जगह कि मृदा परीक्षण से इसकी हमें शुरुआत करनी चाहिए। मृदा परीक्षण ना होने की दशा में किसान को 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटाश का प्रयोग करना चाहिए। पोटाश और फास्फोरस की समस्त मात्रा बुआई के समय अंतिम जुताई में या कूड़ में दे दें। उसके बाद जब फसल हमारी खेत में हो तो उसमें बाकी जो नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन जिसको हम लोग कहते हैं, उसके 2 बार में टॉप ड्रेसिंग करते हैं। नाइट्रोजन का प्रबंधन हम लोग खड़ी फसल में 2 बार में करते हैं। नाइट्रोजन का प्रबंधन की आप बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात बीच में रोकना चाहूँगी। मुझे यहाँ पे एक ये दिख रहा है, ऐसी जब स्थिति होती है कि जाहिर सी बात है उसमें से हरियाली जा चुकी है, कुछ पीलापन आ गया है, जी जी। ये कौन सी अवस्था होती है? ऐसा अगर खेतों में हो जाए, ये हरी हरी हमारी जो पत्तियां हैं वो पीली पीली हो जाए, तो क्या करना चाहिए? जी देखिए, इस दशा में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यह मुख्यतः धान गेहूँ फसल चक्र में अगर हमने जिंक का प्रयोग नहीं किया है तो उसमें ये जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। इस पौधे की लंबाई में सामान्य फसल के उससे दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे पौधे की ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है, ये इनिशियल स्टेज शुरुआती होता है। उसके बाद ये धीरे धीरे दूसरा पानी लगने के बाद पत्तियाँ पीली पड़ती हैं। यानी कि अगर आपकी जो इस स्थिति में इस चरण में गेहूं है और कुछ पत्तियां, कुछ बालियां छोटी होकर हैं, पौधे छोटे हैं, उसकी लंबाई के बराबर नहीं है, छोटी हैं, तो वो आप समझ सकते हैं कि वो शायद संकेत है कि आगे चलकर वो ऐसी स्थिति में हो जाएगा। बिल्कुल। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करना चाहिए किसान को? ऐसी स्थिति आपको दिखाई देने पर जी, किसान भाइयों, जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम मात्रा 20 किलोग्राम यूरिया 1000 लीटर पानी में मिलाकर हम प्रति हेक्टेयर की दर से स्प्रे करें। और विशेष ध्यान ये रखें कि उस समय खिली हुई धूप हो, उस समय हमारे पोषक तत्वों का अवशोषण अत्यधिक होता है, हमें उचित परिणाम
अपेक्षित मिल सकते हैं। यानी कि वो उपचार ज़रूर करें जो जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें खिली हुई धूप हो, वैसी धूप जो जैसे जिस धूप में इस वक्त हम बैठे हुए हैं, मतलब कि सूरज देवता पूरे अपने चरम पर हो, ऐसी स्थिति में अगर इसका उपचार करते हैं तो कहीं ज़्यादा फायदा होता है। इसके साथ ही मैं अभी यहाँ पर आपके साथ जब भी चल रही थी, टहल रही थी, मैंने एक चीज़ देखी कि खरपतवार जो होती है, ये कहते हैं कि खेतों में कोई भी फसल हो, किसान की बहुत बड़ी दुश्मन होती है। ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद बथुआ है, लेकिन इस समय इस खेत में ये खरपतवार है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? जी, गेहूं के केस में मैं आपको बताना चाहूँगा, खरपतवार का विशेष पैदावार में नुकसान होता है। उचित समय पर इसका प्रबंधन भी आवश्यक है। जैसे कि इसकी हम शुरुआत करें तो हमें बीज के लिए हमें उचित प्रमाणित बीजों का चयन करना चाहिए, जिससे कि बीज के साथ खरपतवार के बीज ना आए। अगर आ भी जाते हैं तो हमारे पास गेहूं में इतने नव विकसित रसायन हैं जो कि हम इन्हें उपजने के बाद भी नियंत्रित कर सकते हैं। उसके लिए फिर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे गेहूं में मुख्यतः 2 तरह के खरपतवार आते हैं। एक बथुआ, कृष्णनील, ये सारे चौड़ी पत्ती के हैं। दूसरे आते हैं सकरी पत्ती के, जिसको फेलरिस माइनर, गुल्ली डंडा, गेहूं का मामा इत्यादि नाम से जंगली जई, ये सारी आती हैं। इन दोनों को नियंत्रण करने के लिए अलग अलग रसायनों का प्रयोग एक साथ भी कर सकते हैं। अब इसमें किसान को रसायनों का चयन करने से पहले ये ध्यान में रखना उसकी फसल प्रणाली क्या है। यदि वो गेहूं के बाद ज्वार या और कोई स्मॉल मिलेट की फसल लेता है तो एक टेक्निकल आया है सल्फोसल्फ्यूरान, उसका चयन ना करें। सल्फ्यूरान सल्फ्यूरान का चयन आप कतई तौर पर ना करें। उस स्थिति में, जिस स्थिति में आपने क्या बताया, देखिए हमें अगर गेहूं के बाद ज्वार इत्यादि फसल चारे के लिए लेनी है, अन्यथा उसके जमाव को ये टेक्निकल प्रभावित करता है। बिल्कुल इन बातों का आप ध्यान रखें, हो सके तो नोट कर लें। इसके साथ ही इससे जुड़ी हुई बहुत सी बातें आपको बताएंगे, रबी की फसल से जुड़ी हुई किन बातों का आप ध्यान रखें। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा, सरसों का साग आप अवश्य तोड़िए, लेकिन तोड़ते समय इन बातों का ध्यान में रखिए कि उस तुड़ाई से भी हमारे को कुछ न कुछ फ़ायदा हो, जो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। जैसे हम लोग एक नया वो देते हैं जो किसान भाई नहीं समझ पाते, फसल का विरलीकरण। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की और आज मैं हूँ गेहूं के खेतों में और हमारे साथ डॉक्टर साहब बने हुए हैं। ब्रेक में जाने से पहले डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि रबी की फसल अगर अपनी इस अवस्था में पहुँचती है तो किन बातों का ध्यान रखें। एक बिंदु उसमें रह गया, सिंचाई से जुड़ी हुई किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? गेहूं में जैसे कि सिंचाई एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। सिंचाई का उचित समय प्रबंधन, कब देनी है, कितनी देनी है, इन दोनों बिंदुओं को विशेषकर किसानों को ध्यान में देना चाहिए। पहली सिंचाई गेहूं की बुआई के 21 से लेकर 25 दिन की अवस्था पर देनी चाहिए। दूसरी सिंचाई लगभग 35 से 40 दिन की अवस्था पर। जो हम लोग इस समय खड़े हैं, दूसरी सिंचाई का दिया जा चुका है, तीसरी सिंचाई आने की तैयारी हो रही है। तीसरी सिंचाई की अवस्था 55 से 60 दिन की स्टेज पे हमें दे देनी चाहिए। इस प्रकार से 20 से 25 दिन पे मौसम के अनुसार, अगर हमारा मौसम गर्म हो जाता है तो अंतराल हम कम करके गेहूं के उसमें लगभग 5 से 6 सिंचाई देते हैं। कुछ क्षेत्रों में जहाँ पे बलुई मिट्टी है, हल्की मिट्टी है, वहाँ पे हमें सिंचाई की मात्रा एक और बढ़ा देते हैं। 2 सिंचाई का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। एक तो हमारी बुआई के 21 से 25 दिन की अवस्था पे, दूसरी सिंचाई हमारी जब खेत में बाली में दाना पड़ रहा हो, उस स्टेज पे खेत में नमी का प्रबंधन पूरा पर्याप्त रखना चाहिए, अन्यथा ये दोनों स्टेज हमारी पैदावार को बुरी तरह प्रभावित करेंगे। सिंचाई का खास ख्याल रखें, किस चरण में, किस अवस्था में गेहूं को प्यास लगती है, कितना ज़्यादा और कितना कम पानी उसको पिलाएं। ये तो हुई हमने बात की गेहूं से जुड़ी हुई। अगर हम सरसों की बात करें तो उसकी खेती में भी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खास तौर से जब फसल थोड़ी सी परिपक्व होती है, उस अवस्था में होती है, लहलहा रही होती है तब? सरसों जैसे कि सभी लोग जानते हैं, हमारे खान पान भारतीय उसमें
इसके तेल का विशेष महत्व है बिल्कुल। और इसके लिए हम कोई और अल्टरनेट आज की तारीख में नहीं उपलब्ध है। इसकी खेती और इसकी गुणवत्ता दोनों के लिए हमें इसका उचित समय पे उचित प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है। जो हमारे किसान भाई, मैं थोड़ा सा आपको पीछे की ओर ले जाता हूँ, सरसों के केस में सल्फर का प्रबंधन विशेष रूप से जोर दिया जाता है। बुआई के समय 20 से 25 किलोग्राम सरसों हमें सल्फर का प्रयोग बुआई के समय जरूर करना चाहिए। उससे न केवल उसका उत्पादन बढ़ता है, हमारे सरसों की तेल की गुणवत्ता बढ़ती है और साथ साथ उसकी लॉन्जिविटी यानी कितने दिन तक हम स्टोर कर सकते हैं वो भी गुण उससे प्रभावित होता है। तो सल्फर का प्रबंधन पहले करें। उसके बाद जैसे इस वर्तमान स्थिति की बात करें, इस समय जैसे कि अब कोहरा छट रहा है, कुछ धूप के दर्शन हो रहे हैं, थोड़ी सी गर्माई आने पर जो पछेती लगा है यानी कि नवंबर पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में सरसों, उसमें माहू के आने की आशंका बन जाती है। अगर समय से लगा है 15 अक्टूबर के आसपास तो उसमें हमारा कोई विशेष माहू का प्रकोप नहीं आएगा। उसको हमें ध्यान में देना है। किसान भाइयों को खेत में लगातार विचरण करना है। सुबह शाम मेड़ पे टहल के पत्तियों के उल्टे साइड देख के कहीं पे कोई माहू के निशान अगर वो करते हैं तो उसका उचित रसायन का प्रयोग करें। दूसरी चीज़, गेहूं में और सरसों में जब हमारी इस समय पुष्प से फली की अवस्था आ रही है, 2 सिंचाई इस समय हमें सरसों में रिकमेंड करते हैं उत्तर भारत के लिए। एक बुआई के 28 से 30-35 दिन तक, दूसरी फली बनते समय। तो इस समय अब से कुछ 15-20 दिन बाद एक हल्की सिंचाई सरसों के उसमें ज़रूर करें। सा से सरसों, सा से सल्फो सल्फ्यूरान जिसकी आपने बात कही, लेकिन अगर इससे पहले मैं गेहूं पर चर्चा कर रही थी, अगर गेहूं के संदर्भ में बात की जाए तो भी क्या यही चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं या कोई दूसरी चीज़ों का प्रबंधन करना चाहिए खरपतवार के संदर्भ में अगर हम बात करें? नहीं, बिल्कुल आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि गेहूं के केस में अगर हम फसल चक्र में ज्वार या अन्य फसल लेके आ रहे हैं जो कि सल्फोसल्फ्यूरान से प्रभावित होगी, अन्यथा अगर हमें उसके बाद ज्वार लेना है तो चौड़ी पत्ती के लिए एक नया टेक्निकल आया है मेट सल्फ्यूरान मिथाइल, जिसकी 8 ग्राम मात्रा 180 से 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें। दूसरा टेक्निकल जो कि सकरी पत्ती के लिए, उसको हम लोग क्लोडिनोफॉप 15%, उसकी 160। किसान भाई इस दवा को मुख्यतः पुड़िया वाली दवा के नाम से ज़्यादा फेमस होती है, लोकल नेम जो कहा जाता है उसका 160 ग्राम 180 से 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करेंगे तो हमारे खेत में जो भी जंगली जई, चटरी मटरी, हिरनखुरी, बलूरी जिसको या फेलरिस माइनर, गुल्ली डंडा, बथुआ जिसका आपने अभी नाम लिया था, उन सब को ये अच्छी तरह से नियंत्रित करने के लिए यानी नाम तो बहुत रोचक हैं पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं हमारी फसल को। गेहूं की हम बात करें, सरसों की बात करें तो उनके नियंत्रण पर भी उतना ही ज़्यादा ध्यान देना होगा, चाहे वो पुड़िया वाली आपने दवाई बताई या किसी और हम चीज़ की बात करें। अच्छा डॉक्टर साहब, सरसों की बात हुई, गेहूं की बात हुई, इसके अलावा जो रबी का पूरा चक्र होता है उसमें और भी बहुत सी फसलें आती हैं और भी बहुत से, आलू की हम बात करते हैं और दूसरी चीज़ों की बात करते हैं, क्या ध्यान रख सकते हैं अगर हम आम तौर पे बात करें तो? जैसा कि इस समय जो हमारी सबसे संवेदनशील फसल खेत में मौजूद है वो है आलू। आलू के लिए ये मौसम अभी तक तो मुफीद रहा है, लेकिन अब थोड़ी सी आशंका जो इतने कई दिनों से बादल और धूप न निकलने की वजह से बनी हुई है। इस समय जो आलू की स्थिति है वहाँ आलू बैठना शुरू हो गया है। लगभग जो समय से बोया हुआ है 20 से लेकर 80 ग्राम के बीच में आलू का वज़न आ चुका है, लेकिन इस समय आलू में पछेती झुलसा, उसको हम लोग अंग्रेजी में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो भी डिजीज़ कहते हैं, इन दोनों का, इसका और पाले की मार का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। पाले की मार के लिए थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूँगा, उसके बचाव के लिए किसान भाइयों
खेत में हमेशा हल्की सिंचाई करें, नमी की मात्रा बनाए रखें, जिससे कि पाले का दुष्प्रभाव हमारी फसल पे कम होगा। यदि संभव हो, खेत आपका गांव के आसपास हो तो खेत के मेड़ पे या वहीं कहीं ना कहीं शाम को धुआं अवश्य कर दें, जिससे कि पाले का दुष्प्रभाव हमारी फसल पे कम से कम हो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए खेत में फसल को देखते रहें, पत्तियों को पलट के देखते रहें। अगर उस पर भूरे रंग के, काले रंग के मार्जिन से जले हुए निशान के आपको लक्षण दिखाई देते हैं, तो उस दशा में अपने आप उसका इलाज ना करके किसी न किसी विशेषज्ञ को दिखा लें, उचित दवा लें। हालांकि इसके लिए बाज़ार में जो उपलब्ध रसायन है, मैनकोजेब, डाइथेन M45 या जिनेब Z78, इनकी 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला के स्प्रे कर सकते हैं। यानी अगर हम कुल मिलाकर कहें तो ये कहा जा सकता है कि समय समय पर निरीक्षण करते रहें और इस बात का ध्यान रखें कि चाहे किसी भी चरण में, किसी भी अवस्था में, खरीफ की बात हो या रबी की बात हो, कोई भी फसल हो, वो उसमें कोई भी रोग है, कीट है, खरपतवार है, सिंचाई का क्या रेशियो होना चाहिए, या हम पाले की बात करते हैं, अगर हम थोड़ा सा जागरूक रहें और लगातार उस पर नज़र बनाए रखें तो बहुत सी समस्याओं से छुटकारा पहले ही मिल सकता है। इसके अलावा और क्या कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर हमारे खेतों में रबी की फसल लहलहा रही है, ये सब कुछ हम जानेंगे डॉक्टर साहब से, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। गन्ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक व्यावसायिक फसल के रूप में लिया जा सकता। उस व्यावसायिक फसल को और ज़्यादा व्यावसायिक करने के लिए, उससे और ज़्यादा लाभ कमाने के लिए हम उसमें गेंदे की भी अंतर फसल 2 गन्ने की लाइन के बीच में 2 पंक्तियां गेंदे की भी लगा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की, और आज स्टूडियो में नहीं बल्कि खेतों में हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर विवेक राज, और डॉक्टर साहब से हम चर्चा कर रहे हैं रबी की फसल जब लहलहा रही हो, परिपक्व हो गई हो या होने की परिस्थिति में हो तो किन बातों का ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, हमने सरसों की बात की, गेहूं की बात की, आलू की बात की, लेकिन मैं एक बार फिर से सरसों पे आना चाहूँगी। सरसों का साग बहुत ज़्यादा लोगों का प्रसिद्ध होता है। देखिए आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई। सरसों के साग की तुड़ाई का सही वक्त क्या होता है? जी, जैसा कि हम लोगों के फैशन में भी आ गया है, सरसों का साग और मक्के दी रोटी। जी बिल्कुल। वो हमें इसी समय बहुत बढ़िया उपलब्ध हो सकता है। पीछे मक्का कट के आया है, उसका आटा बन चुका है, सरसों हमारी खेत में तैयार है। मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा, सरसों का साग आप अवश्य तोड़िए, लेकिन तोड़ते समय इन बातों का ध्यान में रखिए कि उस तुड़ाई से भी हमारे को कुछ न कुछ फ़ायदा हो, जो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। जैसे हम लोग एक नया वो देते हैं जो किसान भाई नहीं समझ पाते, फसल का विरलीकरण। विरलीकरण फसल को छिद्दा करना, लोकल लैंग्वेज में जैसे कहते हैं, यानी कि पौधे से पौधे की दूरी तथा पेड़ में नीचे से विरलीकरण करना। उसमें कटाई के चरण में इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। नहीं, जब खेत में हमारी फसल खड़ी है, जब 25 से 30-35 दिन की अवस्था है, तब हमें पौधे से पौधे की दूरी 15 से लेके 20 सेंटीमीटर तक करनी चाहिए। उस दौरान के सारे पौधे उखाड़ के साग में प्रयोग कर सकते हैं। इस समय वर्तमान स्थिति में अगर हमें साग का प्रयोग करना है, मेरे भाइयों, किसान भाइयों, आप लोग पौधे को नीचे से तुड़ाई करना शुरू करें। जो सरसों की नीचे की मोटी पत्तियां, भारी पत्तियां हैं, उनको तोड़ें। उससे हमें 2 फायदे, एक तो साग मिल जाएगा, दूसरा जो सरसों में कीड़े बीमारी जिसके अंडे बच्चे वहाँ पल रहे हैं, वो हमारे खेत से बाहर हो जाएंगे। अल्टरनेरिया ब्लाइट, वाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, लीफ स्पाइट, इन सब की शुरुआत सरसों की पुरानी भारी पत्तियों से ही होती है। हमारा खेत भी जो है एक तरह से सैनिटाइज हो जाएगा और साग का साग मिल जाएगा। मतलब एक पंदो काज हो जाएंगे। बिल्कुल। जो बीमारी है, रोग है, कीट है, वो भी बाहर चल जाएंगे, साग मिल जाएगा जिसे बेच के मुनाफा आपको भी होगा, और अगर हम खाएंगे तो हमें भी स्वाद आएगा, सेहत बनेगी। चलिए, ये तो हुई सरसों के साग की बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मटर के संदर्भ में भी मैं जानना चाहूँगी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
मटर में वर्तमान स्थिति में जैसे मैंने कहा पाले की पूरी आशंका है। पाले से मटर का विशेष वो करना है रख रखाव। उसके लिए खेत में फिर मैं आपसे कहूँगा उन फसलों में खेत में चारों ओर पुआल भूसा ये सब रख के धुआं करने की आवश्यकता है। खेत में हल्की नमी बनाए रखें। चूँकि मटर की फसल अंतराल पे आती है, रूटीन उसमें तुड़ाई चलती रहती, उस पे हमें विशेष ध्यान देना है। हमें तुड़ाई के प्रोसेस को बंद नहीं करना है, जिससे कि मार्केट की आपूर्ति भी बनी रहे, आपका उत्पाद भी समय से निकलता रहे, जिससे उसका मूल्य बना रहे बाजार में। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, लेकिन सरसों, गेहूं, मटर, आलू इन सब की एक बार कटाई हो गई, वो खेत से बाहर हो गई, खेत खाली हो गया, उसके बाद भी किसान क्या कुछ कर सकता है कि उसकी जेब में पैसा आए? गेहूं में तो अभी थोड़ा सा टाइम है, मटर हमारी टूट रही है, आलू भी शायद 15 दिन या 1 महीने में खुद जाएगा, सरसों भी फरवरी मार्च तक हमारी कट के घर पे आ जाएगी। उस दशा में किसान भाइयों को आजकल एक नया प्रचलन शुरू हुआ है, जायद में हाइब्रिड मक्के का, उसका चयन कर सकते हैं। जायद में हाइब्रिड मक्का? हाँ जी। विभिन्न कंपनियों के विभिन्न उसकी बड़ी उन्नतशील प्रजातियां आ गई हैं, जो कि 90 से 100 दिन पे पूरी पैदावार दे देती। उनके साथ या उनके अलावा जहाँ पे पानी की या सिंचाई की उपलब्धता नहीं है, उसमें उड़द, मूंग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे गन्ना किसानों का बहुत प्रिय फसल है, उसकी भी शुरुआत कर सकते हैं फरवरी मार्च में। डॉक्टर साहब, ये आपने अंतः फसल की बात कही गन्ने के साथ, इसके अलावा क्या फूलों में भी कोई ऐसी किस्म होती है जिसको हम गन्ने की फसल के साथ अंतः फसल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बो सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल आपका, और मैं ये आपको फिर वो कहूँगा किसान भाइयों के लिए और सजेशन दूंगा कि अगर वो गन्ने की जैसे व्यावसायिक खेती कर रहे हैं, क्योंकि गन्ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक व्यावसायिक फसल के रूप में लिया जा सकता, उस व्यावसायिक फसल को और ज़्यादा व्यावसायिक करने के लिए, उससे और ज़्यादा लाभ कमाने के लिए हम उसमें गेंदे की भी अंतः फसल 2 गन्ने की लाइन के बीच में 2 पंक्तियां गेंदे की भी लगा सकते हैं। उसके लिए भी तैयारी हमें फरवरी के माह से शुरुआत कर देनी है। फरवरी में हम उस गेंदे की पौध लगा दें, जिससे कि 21 से लेकर 28 दिन की अवस्था में सीडलिंग तैयार करके जब गन्ना बुआई करें, उसके 2 से 3 दिन के भीतर खेत में हम उसकी रोपाई कर सकें। यानी कि अंतः फसल के तौर पर सिर्फ हम कोई और फसल नहीं, फूलों के भी कुछ ऐसी किस्म है जिनका हम चुनाव गन्ने की फसल के साथ अंतः फसल के तौर पर कर सकते हैं। और भी बहुत सी जानकारी आपसे लेना चाहती हूँ, लेकिन फ़िलहाल वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा। इसी के साथ डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, हमारे किसान दोस्तों को दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। साथ ही अगर आप हमसे कोई भी जानकारी साझा करना चाहते हैं, इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई शंका आपके जहन में है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पता नोट कर ले। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0120-498-0000 और 498-0011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिंक भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या WhatsApp करें 9769577049 पर। उम्मीद है कि ये पता आपने नोट कर लिया होगा, और इसी के साथ इस अंक से याशु को दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।